हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो कि विगत 38 सालों से एक ही विधा में काम कर रहे हैं और वह है जल संरक्षण का। जी हाँ, हमारे साथ हैं राजेंद्र सिंह, जिनको कि जल पुरुष के नाम से जाना जाता है और देश और दुनिया के तमाम इनामों से इन्हें नवाजा जा चुका है। हम बात करते हैं राजेंद्र सिंह जी से। वो यूपी यात्रा पर निकले हैं और यूपी के अलग अलग ज़िलों में, खास तौर से ग्रामीण इलाकों में उनका संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ऐसे में वो गाजीपुर पहुंचे हैं और गाजीपुर में समाज के अलग अलग तबकों से वह बातचीत कर रहे हैं। इनका क्या उद्देश्य है और आगे की रणनीति क्या है, इस पर हम राजेंद्र जी से ही पूछते हैं। राजेंद्र जी, आप गाजीपुर आए हैं, लगातार मीटिंग आपकी तय हैं, सुबह से 3 मीटिंग आप कर चुके हैं, अब आप किसानों के बीच जा रहे हैं। इससे पहले आपने युवाओं से बातचीत की। क्या एजेंडा है सर, और क्या आपको फीडबैक और रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है? देखिए, इस वक्त भारत बहुत सारी चुनौतियों से जूझ रहा है और इन चुनौतियों को जब अपने समाज को परोसते हैं तो समाज का उत्साह देखने को मिलता है। मैंने ये तय किया है कि पिछले 38 सालों में मैं पानी का काम करता रहा। 12 नदियों को पुनर्जीवित किया, 11,800 बांध जो भी तालाब बड़े बड़े बना के धरती की से जो लोग उजड़ गए थे उनको पुनर्वास। अब मुझे लगता है कि भारत जो चुनौतियों का सामना कर रहा है उसको थोड़ा समझकर अपने देश को क्लाइमेटिक रिफ्यूजी ना बनने, अपने देश को जलवायु परिवर्तन शरणार्थी ना बनने। हमारा देश एक ग्लोबल टीचर रहा है, वो ग्लोबल टीचर बना रहे और वो तभी बना रह सकता है जब हम अपने गाँवों के स्वावलंबन को, गाँवों की आत्मनिर्भरता से भारत की आत्मनिर्भरता को जोड़ेंगे। भारत की आत्मनिर्भरता कुछ चंद 2-4-10 लोगों का की कैपिटल बढ़ने से आत्मनिर्भरता नहीं होगी। भारत की आत्मनिर्भरता है उसका जो आंदोलन, उसका जो सत्याग्रह है, उसकी जो शिक्षण रचना और रचना के साथ अपने आप को आंदोलित करने की जो उसकी शक्ति है उसको जगा देना। एक तरह से एक आंदोलनजीवी भारत ही अपने को आत्मनिर्भर बना सकता है। यदि वो आंदोलनजीवी नहीं होगा तो भारत कदाचित आत्मनिर्भर नहीं बन सकेगा। इसलिए भारत की जो आत्मा है उसको एक बार फिर वक्त है जगाने का। इसलिए मैंने 4 साल की यात्रा शुरू की है। ये 4 साल की यात्रा भारत के हर कोने कोने में, गाँवों में, जिलों में जाएगी और वहाँ के जो हमारे साथी लोग हैं, जो हमारे साथ पुराने 40-47 सालों पहले से काम करते हैं, उनको थोड़ा जोड़ कर खड़े करके इस काम को दोबारा से भारत पुनर्निर्माण यात्रा इसका नाम रखा है। राजेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि अगले 4 सालों तक आपकी यात्रा चलती रहेगी। इसी बीच किसान आंदोलन भी हो रहा है, तो आपकी यात्रा और किसान आंदोलन, क्या इन दोनों के बीच कोई कोरिलेशन भी देखा जाए? बहुत गहरा कोरिलेशन है, क्योंकि ये जो हमारी 4 साल की यात्रा है, मैंने इस 4 साल की यात्रा को, जब ये 3 कानून आए ही थे, तब तक संसद में पास भी नहीं हुए थे, उस वक्त से ये कानून कैसे भारत में कंपनी राज्य कायम करने का षड्यंत्र है, भारत के स्वावलंबन को नष्ट करने का षड्यंत्र है, भारत की जो एक सामुदायिकता थी उसको कैसे, भारत की जो सामुदायिकता सहकारिता थी उसको कैसे कॉर्पोरेटाइजेशन करने का षड्यंत्र खेती में चल रहा है, उसके खिलाफ वातावरण निर्माण करने का काम शुरू किया। और आपको शायद मालूम होगा कि सबसे पहला मैंने किसान कानूनी साक्षरता यात्रा भारत के सभी राज्यों में की थी और मैंने देखा कि पंजाब के लोगों ने किस तरह से अद्भुत आंदोलन खड़ा किया, हरियाणा ने किया, फिर यूपी ने किया। मेरे साथी उड़ीसा के अक्षय कितने सारे किसानों को लेके आए, मेरी साथी महाराष्ट्र की प्रतिभा शिंदे कितनी महिलाओं को, आदिवासी किसानों को लेके आई। मैं किस किस राज्य का आपके सामने जिक्र करूँ, कर्नाटक के मेरे दोस्त B.R. पाटिल और ये सब लोग कैसे इस आंदोलन में इसको ताकत देने में जुट गए। देखो, मैं तो भाई मैंने अपने बचपन से और अपनी पढ़ाई के दिनों में बापू से सीखा है, इसलिए मैं हिंसक तो हो नहीं सकता और मुझे हिंसा के नारे लगाना, मुझे सड़कें जाम करना, ये सब मेरे चरित्र का हिस्सा रहा नहीं।
मेरे चरित्र का हिस्सा रहा है कि मैं कुछ रचना कर सकूं इस देश के लिए। इसलिए मैंने अपने जीवन के 38 साल तो बिल्कुल एक दिन भी इधर उधर खोए बिना केवल पानी के काम में लगाया, और जो लोग बेपानी होके उजड़ गए थे उनको अपने आप बिना किसी सरकारी मदद के, बिना किसी कॉरपोरेट से पैसा लिए, अपने आप अपनी ज़मीन पर जमने का मौका दिया, बसने का मौका दिया, पुनर्वसन करने का मौका दिया। इसलिए मुझे ये आंदोलन करने तो नहीं आते, लेकिन मुझे जो सच्चाई है, जो सत्य है, उसको उजागर करना आता है। मैं सत्य को कभी दबाता नहीं। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी अब सत्य को दबाया हो। तो मैं सत्य को सामने लाने के लिए जो जितनी मेरी समझ है उसको लाने के लिए काम किया, और मुझे अत्यंत खुशी है कि ये देश फिर से, जैसे आज़ादी के वक्त में महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन, सबसे पहला आंदोलन किसानों के साथ शुरू किया था, बेतिया डिस्ट्रिक्ट में, चंपारण में, नील के जो कोठियाँ शोषण कर रही थी, नील की कोठियाँ अंग्रेजों की थी, तो उनके खिलाफ देश को खड़ा किया था। फिर बाद के दिनों में जमींदारों के खिलाफ पूरा देश खड़ा कर दिया था, और संविधान में ऐसी व्यवस्था बनाई कि उनको किसानी का दर्जा मिल सके। राजेंद्र जी, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूँगा। आपने कहा कि आप सिस्टेमिक चेंज चाहते हैं और उसको लेकर के आप गांधीयन फिलॉसफी को फॉलो करना चाहते हैं। इस बीच मैं आपको एक दशक पीछे ले चलना चाहूँगा। आप यूपीए गवर्नमेंट के दौरान पीएम की कंसल्टेटिव कमेटी जो बनी थी रिवर गंगा पर, उसके मेंबर थे। आपने वहाँ से इस्तीफा दे दिया। आपके इस्तीफा देने के साथ ही आपके कुछ अन्य साथियों ने भी, जीडी अग्रवाल साहब थे, उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। आपको नहीं लगता था कि वो एक अच्छा अवसर था, जबकि उस फोरम पर रहते हुए अपनी बातों को कहा जा सकता था? गंगा को लेकर के अब जिस तरह के दावे वादे किए जा रहे हैं या जिस तरह का काम किया जा रहा है, तो और पहले भी हो सकता था, या कुछ और गंगा रिवर के परिप्रेक्ष्य में आप लोग कुछ और प्रैक्टिकल सजेशन दे सकते थे सरकार? देखो, उस घटना को बहुत अच्छे से याद करो। मनमोहन सिंह जी ने जितना अच्छा काम इस देश में गंगा के लिए किया, आज तक किसी ने नहीं किया। फिर भी हमने इस्तीफा क्यों दिया, वो भी सुन लेना। पहले ये सुनो कि उस व्यक्ति ने किया क्या। उस व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि राजेंद्र भाई, क्या हम गंगा को दोबारा वैसी गंगा बना सकते हैं जैसी वो पहले थी? क्योंकि वो गंगा बेसिन अथॉरिटी के अध्यक्ष थे और हम उनके मेंबर थे, तो वो हमसे बहुत कम बोलते थे, लेकिन जो बोलते थे वो सटीक दो शब्दों में बात करते। मैंने कहा, आप बना सकते हैं, पूरी गंगा तो आपसे नहीं होगी, लेकिन आप गंगा की जो मुख्य धाराएं हैं उनको वैसा दर्जा दे देंगे तो गंगा फिर से पुनर्जीवित होकर, शुद्ध सदा नीरा बनकर, अविरल निर्मल होकर बहने लगी। तो उनका क्या करें? मैंने कहा, अभी आप पहले भागीरथी पर जो 3 बांध बन रहे हैं, लुहारी नागपाला, पाला मनेरी और भैरव घाटी, उनको रद्द करो। आपको जान के ताज्जुब होगा, उस व्यक्ति ने प्रणब मुखर्जी साहब तब फाइनेंस मिनिस्टर थे, तुरंत बुला के पूछा कि भाई इसमें कितना नुकसान है जो राजनीति कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि 2000 करोड़ का नुकसान है। तो पता है क्या आप कहते हैं मनमोहन सिंह जी, क्या आपकी गंगा की कीमत 2000 करोड़ भी नहीं? मतलब आप देखिए, सोचने का नजरिया देखिए। वो तो कभी गंगा को माँ नहीं कहते, कभी गंगा को वो भी नहीं रट्टा लगाते, लेकिन एक दर्शन देखिए उनका। और उन्होंने बिना ये सोचे कि कितना नुकसान होगा, तीनों बांधों को रद्द किया। गोमुख से लेकर उत्तरकाशी तक गंगा को इको सेंसिटिव डिक्लेयर किया। उन्होंने गंगा भागीरथी पर अब कोई नया बांध नहीं बनेगा, ये कानून बनाया, और उसका परिणाम हुआ कि भागीरथी आज इस संकट से बची हुई है। आपको मालूम है 2013 में जो डिजास्टर हुआ वो मंदाकिनी पे हुआ। अभी जो 2021 में डिजास्टर हुआ वो अलकनंदा पर हुआ, ऋषि गंगा और हमारी ये विष्णु गंगा। तो ये सब उन पे हो रहे हैं जिन पे ये बर्बादी, नए बांध बन रहे हैं। मैंने यही कहा था कि देखो, जब तुम्हें एक सफलता मिल जाती है ना, फिर तुम बड़ी सफलता की कल्पना करने लगते हो। तो मैंने उनसे कहा, मनमोहन सिंह साहब से, कि देखिए आपने एक नदी को तो बिल्कुल कर दिया है, अब 2 छोटी नदियाँ और हैं, इनको और कर दीजिए। तो मेरे जो कहने लगे, ये नहीं होगा, इतना बड़ा काम अभी एकदम से थोड़ा मुश्किल है, ये नहीं होगा। तो हमने कहा, फिर हम आपकी अथॉरिटी में नहीं रहते। हम कोई लड़के रिजाइन किए हों, हम कोई मतलब उनसे कोई नाराज हो, मेरे मन में उनका आज भी जितना आदर है ना,
आप जान सकते हैं कि उन्होंने गंगा पर बन रहे, भागीरथी पर बन रहे 3 बांधों को रद्द करने का इतना बड़ा निर्णय, जिससे हिमालय भी और गंगा भी दोनों को पुनर्जीवित करने, हरे भरे बनाने का काम किया। तो वहाँ मामला सैद्धांतिक था, वहाँ सैद्धांतिक था, बिल्कुल सैद्धांतिक। ठीक है, मान लिया। अभी वर्तमान की सरकार जो है इसको गंगा रिजुविनेशन को लेकर के जो पॉलिसी है प्रेजेंट गवर्नमेंट की, एनडीए गवर्नमेंट की, इसको लेकर के आपके क्या देखिए, इस वक्त जो गंगा के लिए काम हो रहा है ना, वो कॉरपोरेट की इनकम बढ़ाने का काम है, वो गंगा की सेहत सुधारने का काम नहीं है। गंगा में जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो सब के सब एसटीपी, एटीपी और घाट बनाने का काम। ये घाट बनाने से गंगा अविरल निर्मल नहीं होगी, गंगा की सेहत ठीक नहीं होगी। अरे भाई, गंगा को बीमारी है हृदय रोग की, और तुम उनके दांतों के जबड़े चढ़ाओगे तो गंगा कैसे ठीक होगी? गंगा की बीमारी हृदय रोग की है तो उसका इलाज हृदय रोग का ही करो। हृदय रोग का मतलब ये कि गंगा में गौमुख से आने वाला गंगा जल गाजीपुर तक भी आए। गाजीपुर में एक बूंद पानी नहीं आता गंगा का, गंगा जल सब शहरों के गंदा पानी आता है। तो यदि आप गंगा के नाम पर पैसा खर्च कर रहे हैं तो फिर गंगा की हेल्थ ठीक करने का काम करो ना, गंगा को अविरल निर्मल बनाने का काम करो ना। फिर उस पर घाट क्यों बनाने का काम कर रहे हो? एटीपी एसटीपी क्यों लगा रहे हो? तो नगर पालिकाओं को रिवर और सीवर को सेपरेट करने की जिम्मेदारी नगर पालिकाओं की है। ये नगर पालिकाओं के ऊपर ठोको ना कि भाई गंदा पानी आपके नगर का गंगा में नहीं जाना चाहिए। राजन जी, यहाँ आपको रोक रहा हूँ। क्या ऐसा कभी हुआ कि आपकी मुलाकात प्रधानमंत्री जी से हुई हो या संबंधित विभाग के मंत्री से हुई हो और आपने कुछ सजेशन दिए हो या फिर साथ मिलकर बैठने का कोई प्रस्ताव दिया हो कि इस पर हम और बेहतर तरीके से इसको मटेरियलाइज? देखिए, संबंधित मंत्रियों से तो मेरी बहुत मीटिंगें हुई हैं। उमा भारती से मीटिंग हुई, फिर नितिन गडकरी से तो कई बार हुई। नितिन गडकरी ने हमारी बात सुनी भी। फिर उनके बाद ये जो अभी हैं वर्तमान में जितेंद्र सिंह जी, इनसे भी बहुत बार बात हुई। इनको भी, इनके विभाग को भी, इनके विभाग के सबसे बड़े आला अफसरों को भी मैंने समय समय पर अपनी बात कही बिना कभी कोई मौका नहीं दिया। लेकिन ये क्यों नहीं कर पाते, इनकी क्या मजबूरी है, ये मैं नहीं जानता। प्रधानमंत्री जी को मैंने 2-3 बार मिलने के लिए कहा, इन्होंने तो मिलने का मौका नहीं दिया, तो मैं क्या करूं? मैंने अपनी तरफ से कोई मौका नहीं चूका। जब मैंने उनको पत्र ना लिखा हो कि भाई मैं मिलना चाहता हूं, मैं आपके काम में मैं आपका सहयोग करूंगा, मैंने इस सब भाषा में उनको बहुत आदरपूर्वक लिखा, लेकिन उन्होंने कदाचित मौका नहीं दिया तो नहीं दिया तो नहीं दिया। मैं क्या करूँ? मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, मुझे कोई, मेरे मन में कोई ऐसा इतना बड़ा वो मैं नहीं रखता। मैं छोटे छोटे काम करता हूँ। मैंने अपने जीवन में छोटे छोटे काम करके ही बड़ा परिवर्तन किया। मैं मानता हूँ कि जब एक वैचारिक क्रांति होती है, वो वैचारिक क्रांति परिवर्तन लेकर ही आती है, कोई रोक नहीं सकता उस परिवर्तन को। इसलिए ये जो हमारी वैचारिक क्रांति है, जिस पर हम काम कर रहे हैं, ये परिवर्तन भी लाएगी और परिवर्तन में पुनर्जनन करेगी प्रकृति का और मानवता का, दोनों का। मैं लालची विकास का पक्षधर कभी नहीं रहा। मेरा विकास, मैंने ये नहीं कहा कि विकास, मैं कहता हूँ कि रिजुनेशन करो जो कभी अंत ना हो। मैं तो एक शब्द उपयोग करता हूँ हमेशा, सनातन। सनातन का मतलब होता है सदैव, नित्य, नूतन निर्माण करना, जो कभी मरता ना हो। तो मैं ऐसा विकास चाहता हूँ जो मरे ना कभी। ये जो विकास कर रहे हैं वो शुरू ही होता है विस्थापन से, फिर उसमें बिगाड़ आता है और फिर विनाश होता है। तो ये विकास नहीं है, ये विनाश है। हम चाहते हैं कि इस धरती पर, भारत की भूमि पर, भारत के लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। तो जो पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, यदि वो पुनर्जनन को प्रक्रिया नहीं बनाएंगे तो फिर विनाश ही होगा विकास के नाम पर। इसलिए हम लोगों को, कम से कम भारतीयों को, पुनर्जीवन में यदि विश्वास है तो प्रकृति के पुनर्जीवन की, प्रकृति के पुनर्जनन की प्रक्रिया ही चलानी चाहिए। वही सनातन विकास होगा। वो कभी बिगड़ेगा नहीं, वो किसी का बिगाड़ नहीं करेगा, वो किसी के लिए बुरा नहीं होगा। हमें सनातन विकास के रास्ते पर जाना चाहिए।
अगले 4 साल की जो आपने यात्रा बताई, उसका रोड मैप क्या होने वाला है? कैसे इसी तरीके से आप लोगों के बीच जाएंगे, उनकी बात सुनेंगे और फिर उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन पार्ट को कैसे देखा जाए? इसके 4 कदम हैं। पहला कदम है एटमॉस्फेयर बिल्डिंग, वातावरण निर्माण। ये भारत पुनर्जन्म क्या है, भारत पुनर्निर्माण क्या है, भारत पुनर्निर्माण के लिए पुनर्जनन करना क्यों जरूरी है, इसके लिए एक एटमॉस्फेयर बिल्डिंग करना है पूरा साल, और इसी में से कैडर तैयार करना 1 साल लगेगा। 2021 पूरा इसी में लगेगा। हमने 2020 में ही शुरू कर दिया। 2022 जो है वो फिर जो कैडर तैयार होगा उसको अपने अपने रीजन में कुछ जिम्मेदारी देंगे, परिवर्तन की, निर्माण की और संगठन की। जो 22 है वो इस प्रक्रिया में चलेगा। जो 23 है वो फिर जो जिम्मेदारी है उसका प्रभाव और उसको पूरा करने का अवसर होगा। और 24 में फिर भारत में एक लोक तैयारी होगी जो भारत को पुनर्निर्माण के रास्ते पर आगे बढ़ाएगी। एक अंत में एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा राजेंद्र जी, अगर वर्तमान की सरकार कोई इस तरह का ऑफर देती है, एनडीए सरकार की तरह, माफ़ करिएगा यूपीए सरकार की तरह, कि आप आइए और गंगा या किसी रिवर के कंसल्टेटिव कमेटी का हिस्सा हुई, तो क्या आपके रिएक्शन? मेरे जीवन में कभी किसी प्रकार की कंसल्टेशन करने का काम ही नहीं किया मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता हूँ जो रचना का काम करता हूँ, निर्माण का काम करता हूँ। मैं किसी का कंसल्टेंट कदाचित नहीं बनूंगा, ना केवल आज की बात है, किसी का भी नहीं बनूंगा। जब भी मुझे मनमोहन सिंह जी की सरकार में वो पूछते थे तब भी मैं कंसल्टेंट नहीं था। आपने देखा तब मैं उनकी अथॉरिटी का मेंबर था और उनको सुझाव देता था। मैं कोई कंसल्टेटिव रिपोर्ट तैयार करने वाला कंसल्टेंट नहीं बना, आज तक नहीं बना जीवन, इसलिए वो बनने का मैं सोचता भी नहीं। हाँ, ये सरकार यदि कुछ अच्छा करना चाहती, सच्चा करना चाहती है और सुनना चाहती है, जो नहीं करेगी मुझे पता है, ना सुनेगी नहीं। इसलिए मैं किसी के बहकावे में भ्रम में नहीं पड़ता। ये यदि मुझे ये गारंटी दे कि हम सुनेंगे और हम करेंगे, भाई साहब हम तो आ जाएंगे। हमें देखो भाई, हमारी कोई दलगत राजनीति है नहीं, हमें अपनी कोई हैसियत बनाने के लिए कुछ करना नहीं। राजेंद्र जी, यहाँ आपको रोक रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि दलगत राजनीति में मेरी कोई रुचि नहीं है। आप वर्तमान सरकार को लेकर कह रहे हैं कि ये बात हमसे करेंगे नहीं, सुझाव हमारा लेंगे नहीं। दूसरी तरफ आपका मनमोहन सिंह जी के प्रति झुकाव, अगर कनेक्टिंग द डॉट्स अगर देखा जाए तो ये जो पिक्चर उभर के आ रही है, क्या ये माना जाए कि राजेंद्र सिंह जी अगर आने वाले दिनों में अगर अवसर मिले तो राज्यसभा जा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। राजेंद्र सिंह को राज्यसभा, मेरे ख्याल ये मैं इसको कैसे जवाब दूँ। राजेंद्र सिंह की मंशा नहीं है राज्यसभा, और जब तक राजेंद्र सिंह की मंशा ना हो तब तक कैसे राज्यसभा जाएगा राजेंद्र सिंह? मंशा बन सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन मंशा बनती है एक उन लोगों से जिन लोगों के साथ आप अपनी बात, अच्छा भाई, मैं कोई बात करने वाला आदमी तो नहीं हूँ। मैंने जीवन में बात का भात तो नहीं खाया, मैंने तो किया है काम। तो कुछ लोग यदि ऐसा अच्छा काम करने के लिए तैयार होंगे और वो कहेंगे कि नहीं हम ये करना चाहते हैं आपके साथ, तो मुझे दिक्कत नहीं है भाई। और देखो, मनमोहन सिंह जी की बात सुनो। मनमोहन सिंह को मैं अब सच्ची देखूँ तो वो पॉलिटिकल लीडर नहीं है, तो वो प्रधानमंत्री था तब भी वो एक तरह से एक बहुत बढ़िया, एक ग्रेट मैनेजर था, एक ग्रेट लीडर था। वो ग्रेट लीडर था एडमिनिस्ट्रेशन का और मैनेजमेंट का। वो कंट्री को मैनेज कर रहा था, वो यहाँ के फाइनेंस को, सबको मैनेज कर रहा था। तो आप लीडर और मैनेजमेंट में डिफरेंस करिए भाई। तो मैं मनमोहन सिंह जी को कदाचित ये कहने को तैयार नहीं हूँ वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है। आप बताइए, आप कहने को तैयार हो तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ। वो एक अच्छे इस देश के सच्चे मैनेजर हैं। ही नो द मैनेजमेंट ऑफ दिस कंट्री। तो इससे ज़्यादा वो कभी वो पॉलिटिकल गेम में, कभी वो, अब खैर इस बात को छोड़िए। किसानों के आंदोलन को लेकर के थोड़ा बात कर लेते हैं। आप किसानों के समर्थन में, जैसा आपने कहा कि काफ़ी अर्से पहले से आप रायशुमारी कर रहे हैं, अभी इसका भविष्य आप क्या देखते हैं?
मैं सबसे पहले तो दो शब्द कहना चाहता हूँ कि किसान आंदोलन ने डरे हुए भारत का डर निकाल के एक घंटी बजाई है, और ये जो घंटी बज गई है ये अब बजेगी, ये अब रुकेगी नहीं। मैं इस आंदोलन को ऐसे देख रहा हूँ कि यह भारत के गांव-गांव जाकर किसानों को खड़ा करेगा, और ये आंदोलन साझी नेतृत्व को आगे बढ़ाएगा। इस आंदोलन की जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि इस आंदोलन का कोई एक व्यक्ति नेता नहीं है। मैं इसकी ग्रेटनेस मानता हूँ इस बात की कि इसके नेता मिले जुले सब संगठन हैं। इसलिए ये जो किसान संघर्ष है ये इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और मैं तुम्हें कहता हूँ कि 5-6 साल के बाद, 10 साल के बाद आप कहोगे कि हाँ, इस देश में एक दूसरी आज़ादी का आंदोलन शुरू हुआ था, तो वो दूसरी आज़ादी